मात्र एक दिन की बहस और बेहद जल्दबाजी में आखिरकार सरकार ने लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास कर लिया। दोस्तों, सरकार के लिए ये शुरुआत में जितना मुश्किल लग रहा था, जब बहस शुरू हुई उसको सुनकर समझ में आने लगा कि ये आसान है, कि सरकार ने नंबर गेम पहले ही मैनेज कर लिया था। टीडीपी, जेडीयू और एनडीए के बाकी दलों ने व्हिप जारी कर दिया था और आखिरकार अंत में लोकसभा से बेहद संक्षिप्त बहस के साथ ये बिल पास हो गया। लेकिन अपनी जल्दबाजी में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, या फिर ये कह लें कि बीजेपी के असली चाणक्य और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे मोदी ने एक ऐसी गलती कर दी है जो उन्हें फायदा पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को सीधा फायदा जरूर पहुंचाएगा। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो अलग अलग दलीलें आज लोकसभा में दी गई वो कितनी थोथी थी। इस बिल के समर्थन में जो बीजेपी के सांसदों ने या बीजेपी के सहयोगियों ने बात बोली वो कितनी हल्की बातें थी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद की। दरअसल हैरानी इस बात की थी दोस्तों कि आज बीजेपी के सांसद वक्फ संशोधन बिल के जरिए मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी बन रहे थे और बता रहे थे कि वो और मोदी जी कितना मुस्लिमों की भलाई चाहते हैं। मुझे तो सुनकर कई बार हंसी आ रही थी। जिस पार्टी के पास एक अदद मुस्लिम सांसद तक नहीं है, जो मुसलमानों को टिकट तक नहीं देती, उम्मीदवार तक नहीं बनाती, वो आज बता रही थी कि वो मुसलमानों के कितना बड़ा हितैषी है। दोस्तों, जिस पार्टी की डबल इंजन सरकार में मुसलमान खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते, अलविदा नमाज पर खुले में पाबंदी लगा दी जाती है और ऐसी पाबंदी लगा दी जाती है कि कह दिया जाता है कि अगर आपको खुले में नमाज पढ़ते देख लिया जाए तो आपका पासपोर्ट ले लिया जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया जाएगा। बताइए, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं हमने। उस पार्टी द्वारा संसद में आज वक्फ संशोधन बिल की इतनी तारीफ हो रही थी और ऐसे बताया जा रहा था कि बस जो जितने भी गरीब मुसलमान हैं हमारे देश के, वो आज रात के बाद अचानक से जब उठेंगे तो उनके जेबें भरी होंगी और महल में वो अपने आप को दिखाई देंगे। खैर, इन बातों पर आगे बात करेंगे, लेकिन मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ दोस्तों कि आज जब ये लोकसभा में बिल पास हो गया है, भारी हंगामे, पूरे ड्रामेबाजी और बहस के बाद ये बिल पास होना क्या बीजेपी को वो फायदा पहुंचा पाएगा जो वो उम्मीद करती है, या फिर एक्चुअली में ये बिल पास होना इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आरजेडी या फिर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। देखिए दोस्तों, बीजेपी का एक कोर वोटर है, हिंदुत्व का वोटर, और अपने हिंदुत्व के वोटर को लगातार अपने साथ रखने के लिए बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है। ऐसा ही ट्रिपल तलाक के दौरान भी कहा गया और किया गया और एग्जैक्टली आज ये सब कुछ बताया जा रहा था। पूरी बहस में चाहे अनुराग ठाकुर बोल रहे हो या फिर किरण रिजिजू बोल रहे हो, बताया जा रहा था कि वक्फ की इतनी जमीन है कि इतने देश बन जाएंगे, इतनी जमीन है कि न जाने इस पर कब्जा कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। जबकि बीजेपी के सांसद भी जानते हैं केवल वक्फ के पास जमीन नहीं है, कई मंदिरों के पास भी जमीन है, कई मंदिरों के पास भी प्रॉपर्टी है और अच्छा खासा चढ़ावा भी आता है। तो बड़ी बात यह है कि कभी ऐसा मंदिरों के लिए तो नहीं कहेगी बीजेपी, तो फिर वक्फ के लिए क्यों कहा जा रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी का एक कोर वोटर है, लेकिन बीजेपी का वो जो कोर वोटर है जो ऑलरेडी इस वक्फ बिल के सपोर्ट में है, पास होने से पहले ही सपोर्ट में था, पास होने के बाद तो सपोर्ट नहीं होगा, ये कोर वोटर तो उसके साथ ही था ना। तब भी जब राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया था अकेले बैठकर, अकेले एंट्री लेकर, तब भी जब अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अब तो बस चुनाव जो है लोकसभा के वो बस रस्म अदायगी के हैं, तो जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया मोदी ने, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में इतनी शर्मनाक हार बीजेपी को देखनी पड़ी, अयोध्या में बीजेपी हार गई, तो बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या उसका कोर वोटर उसको वोट दे या ना दे, लेकिन उस कोर वोटर में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इनफैक्ट वो उन राज्यों में हारी है इस लोकसभा चुनाव में जो उसका मजबूत गढ़ था। तमिलनाडु में हार के बहुमत नहीं खोया है मोदी ने बहुमत खोया है यूपी में हार के, मोदी ने बहुमत खोया है राजस्थान में जीती हुई सीटें हार के। तो मोदी को या फिर अमित शाह को ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसका कोर वोटर तो ऑलरेडी हिंदुत्व के मुद्दे पर उसको वोट देता ही रहा है, आगे भी देगा, अगर ये बिल पास नहीं होता तो भी देता, लेकिन उसने अपने जो विरोध का वोट है उसको एक मुश्त उसके बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया है और वो जाता है अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में, बिहार में तेजस्वी यादव को। यही फायदा अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को भी मिलेगा और अगर राष्ट्रीय लेवल पर कहें तो राहुल गांधी को। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुसलमान बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी की ओर उम्मीद से देखने लगा और लगातार आप देखें अलग अलग मुद्दों पर, लोकसभा के अंदर हो या फिर सड़क पर,
इन मुद्दों पर, इस तरह के मुद्दों पर राहुल गांधी लगातार बोलते रहे, कांग्रेस पार्टी मुखरता से बोलती रही है। दोस्तों इसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय सीधा उस पार्टी के जाके समर्थन देगा जो बीजेपी को हराएगी। वैसे भी जो मुस्लिम मतदाता है इस देश का वहीं जाता है जो बीजेपी को हराती है, लेकिन कई बार ये बढ़ जाता है। आप देखिएगा दोस्तों, बिहार की विधानसभा चुनाव में इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को होगा। दोस्तों नीतीश कुमार की अपनी एक सो कॉल्ड सेक्युलर छवि है। हालांकि उनकी सेक्युलर छवि पर मुझ पे मेरे जैसे लोग हमेशा सवाल उठाते रहे हैं कि जब नीतीश कुमार की मर्जी आती है वो टोपी पहन लेते हैं, टोपी पहन के इफ्तार पार्टी कर लेते हैं या फिर ईद में चले जाते हैं लोगों के बीच। लेकिन सच्चाई है कि पिछले 15 सालों से ज्यादा वो बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं और बीजेपी के इस एजेंडे में हमेशा उसका साथ दे रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार अपने हिसाब से सेक्युलर बन जाते हैं और अपने हिसाब से फिर वो सांप्रदायिक राजनीतिक बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार को कभी ना कभी थोड़ा बहुत वोट मिलता रहा है मुसलमानों का। इसके जरिए इस वक्फ संशोधन बिल की पूरी बहस सुनकर जितने भी मुस्लिम मतदाता हैं बिहार के, उनके पास अब एक मुश्त इंडिया गठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है और आप सीधा ध्रुवीकरण होगा अब। और इस सीधे ध्रुवीकरण में किसको फायदा होगा? केंद्र लेवल पर जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें राहुल गांधी को फायदा होगा दोस्तों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जब पॉलिटिक्स होगी तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, अखिलेश यादव को फायदा होगा। अखिलेश यादव ने बहुत शानदार भाषण भी दिया आज, मोदी के रिटायरमेंट में तंज कसा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर जितनी नाकामियां रही योगी सरकार की उस पर तंज कसा, महाकुंभ के मामले में तंज कसा। इसके अलावा दोस्तों तेजस्वी यादव की पार्टी की सांसद भी कम है लेकिन आज बोले संसद में। तो आप कह सकते हैं कि जो विरोध का वोट था बीजेपी का वो शायद अब से पहले इतना इंटैक्ट नहीं था जो इस बिल के पास होने के बाद और इंटैक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गरीबी हटाओ वाले भाषणों की, क्योंकि आज संसद में बार बार चाहे रिजिजू हो चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, बीजेपी के कई सांसद बार बार जब बोल रहे थे तो बता रहे थे कि इस बिल के आने के बाद जो गरीब मुसलमान है उनको कितना फायदा होगा। क्या ऐसा होने वाला है कि वक्फ की संपत्ति गरीब मुसलमानों में बांटने जा रही है सरकार? ऐसा तो नहीं है इस बिल में कहीं। तो फिर ये गरीबी हटाओ की अजीब दलील कब तक देगी ये सरकार? याद होगा आपको दोस्तों जब नोटबंदी की गई थी तब भी यही कहा गया था ना कि अमीरों का पैसा देखिए निकल निकल कर बाहर आ रहा है। कितने अमीर कंगाल हो गए नोटबंदी के बाद, सबके पैसे एडजस्ट हो गए, किसी ने हवाला के जरिए एडजस्ट करवा लिए या फिर जिसके पास वाइट था उसने अपने बैंक अकाउंट में खातों में डलवा लिया और अपने घर के नौकरों को लाइन में लगवा कर डलवा लिया बाकायदा। उसके अलावा बोला गया था नोटबंदी में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब बताइए उनमें से कोई भी उद्देश्य पूरा हुआ क्या? किसान आंदोलन के दौरान भी एग्जैक्टली यही हुआ था दोस्तों। ऐसी ही जल्दबाजी सरकार ने की थी 3 कृषि कानून लाने की और उस वक्त भी विपक्ष ने कहा था कि आप ठीक से बहस नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन उस वक्त भी कहा गया था कि कितना गजब का ये बिल सरकार लेकर आ रही है, इससे तो किसानों को इतना फायदा होगा। अंत में क्या हुआ? दिल्ली के बॉर्डर पर 1.5 साल किसान बैठे रहे, हाथ जोड़कर मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी और 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। हालत ये हो गई कि आज भी कृषि कानून के ऊपर कंगना रनौत जैसे लोग अजीबोगरीब बयानबाजी कर देते हैं तो उनको माफी मंगवाती है बीजेपी, उनको माफी मांगनी पड़ती है, अपने बयान वापस लेने पड़ते हैं। आज तक कृषि कानून पर दोबारा बोली नहीं है ये सरकार की दोबारा से वो 3 कृषि कानून लाएगी कि नहीं लाएगी। तो सच्चाई ये है दोस्तों कि ये गरीबी हटाओ वाले भाषण हो या फिर ये बताना हो कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति है, ये बहुत हल्की बातें हैं। ये बिल कैसे जमीन पर बदलाव ला पाएगा या फिर इस बिल की वाकई में जरूरत थी कि नहीं थी, ये अपने आप में सवाल है। दोस्तों बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी में अमित शाह ने अपने आप को इस बिल को लेकर इतना आगे किया कि योगी आदित्यनाथ जो चलता फिरता हिंदुत्व बन गए हैं, मोदी से बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बन गए, उनको सीधा चैलेंज इस बिल के जरिए केंद्र की मोदी सरकार देगी। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखें, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो, है तो सब बीजेपी के ही ना। लॉन्ग टर्म क्या वाकई में बीजेपी को इतना फायदा होने वाला? और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों नीतीश और नायडू के बारे में सोचिए। खास तौर पर नायडू, उन्होंने तो पूरी पॉलिटिक्स अपनी दांव पर लगा दी, लेकिन अपने कुछ राजनीतिक हित तो उन्हें साध लेंगे वो इस बिल के सरकार के सपोर्ट में आने के बाद। लेकिन 4 साल बाद जब वो अपने वोटर के बीच जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।